मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, फ्रिक्शन की सीरीज़ में हम लोगों ने अभी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के टॉपिक को स्टडी किया और स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन साथ ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी पढ़ा। और ये जो फ्रिक्शन आता है ये कैसे एराइज होता है और किस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन और किस पर डिपेंड नहीं करता, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लें। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं वो फ्रिक्शन के सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं और उनकी तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी लोग ध्यान से उसको तैयार करें, कॉपी पेन निकाल लें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, और ध्यान से टॉपिक को समझने का प्रयास करें। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम। ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम। जैसे अभी हम लोगों ने सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम पर स्टडी करी थी कि कोई भी एक अकेला ब्लॉक हो, सिंगल ब्लॉक, उसको अगर हम लोग किसी सरफेस पर रखें इसका मास m था और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करें F एक्सटर्नल, तो इसमें एक एक्सीलरेशन आता है a और जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्मॉल f वो ब्लॉक के मोशन को क्या करता था, अपोज करता है। और इस आधार पर हम लोगों ने जो फार्मूला डिस्कस किया था फ्रिक्शन फोर्स का वो F इज इक्वल टू म्यू एन या म्यू आर, और इसी को हम लोगों ने बोला था F इज इक्वल टू म्यू एम जी। याद आया सभी को? F इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम क्या था? बॉडी का मास। जी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट करते थे F इज इक्वल टू म्यू एन या F इज इक्वल टू म्यू एम जी से। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन इसका आता है तो हम लोग लगा ले जाएंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन हो या फिर एकेडमिक में आपको पढ़ाया गया हो 11th के कोर्स में, तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिक्शन का फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू एन, और इसी से बना था स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, और फिर बना था काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू म्यू के एन, और n की वैल्यू को हम लोगों ने क्या रख दिया था? mg। तो फार्मूला बना था Fs इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला था Fk इज इक्वल टू म्यू के एम जी। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या था? बॉडी को रेस्ट में रखना, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता है तो फ्रिक्शन क्या बन जाता है? लिमिटिंग, जिसको सीमांत घर्षण हम लोगों ने बोला। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है अर्थात गतिक घर्षण, उसका काम क्या होता है? वो कांस्टेंट बना रहता है, और वो तब होता है जब बॉडी मोशन में हो। ठीक है, ये सारी बातें आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। टू ब्लॉक सिस्टम में हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी सरफेस है, जैसे ग्राउंड का सरफेस भी आप एज्यूम कर सकते हो, और यहां पर एक कोई कैपिटल M मास का ब्लॉक है। ठीक है, कितने मास का है? कैपिटल M मास का एक ब्लॉक है। कोई भी एक हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और कैपिटल M मास का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का एक दूसरा ब्लॉक है। कैपिटल M द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर स्मॉल m द्रव्यमान की दूसरी वस्तु को भी रखा गया है। ठीक है, और हम लोगों ने आपसे बोला कि अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, वाह्य बल लगाएं, ये जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स लोअर ब्लॉक पर ही लगे, ऊपर वाले ब्लॉक पर भी एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है। ठीक है, पहले हम लोग उसको सिस्टमैटिक से, प्रॉब्लम तो हम लोग हर वैरायटी की लगाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी हमने ये माना कि जो वाह्य बल है एक्सटर्नल फोर्स, इसको लोअर ब्लॉक पे लगाया जा रहा है F एक्सटर्नल, और ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। म्यू की कोई भी दूसरी वैल्यू हो सकती है। अभी हम लोगों ने म्यू 1 लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया म्यू 2। ठीक है, और म्यू 1 म्यू 2 को सब लोग जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। और अब हम आपसे पूछें कि बताएं दोनों ब्लॉक के बीच में कितना घर्षण बल है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बोथ ब्लॉक्स।
और या तो आप ये कह सकते हो कि हमको ये फाइंड आउट करना हो कि लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन है। घर्षण बल नीचे वाले पिंड और ग्राउंड के बीच में कितना है, घर्षण बल ऊपर वाले पिंड और नीचे वाले पिंड के बीच में कितना है, इन दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन कितना है, इस बॉडी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना है। और या तो हमको ये फाइंड आउट करना हो कि बॉडी का एक्सीलरेशंस क्या है, क्या ये दोनों बॉडीज एक साथ चलेंगी, क्या ये दोनों बॉडी एक साथ आगे की ओर बढ़ेंगी। अगर एक साथ बढ़ेंगी तो इनका कंबाइंड एक्सीलरेशन अर्थात संयुक्त त्वरण कितना होगा, और अगर ये एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगी तो इनका अलग अलग एक्सीलरेशन क्या होगा, अर्थात इनका अलग अलग त्वरण क्या होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जिस कॉन्सेप्ट में आती है उसका नाम है टू ब्लॉक सिस्टम, जो फ्रिक्शन का और एनएलएम का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ध्यान रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कौन सा, टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो कई बार इसको पढ़ते समय कई बार इसको पढ़ते समय हमको ऐसा लगता है कि हार्ड टॉपिक है या कुछ कठिनाई होगी इसको करने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें तो फिर हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी वर्क टफ नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस की केवल आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। सबसे पहले आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। पहला स्टेप, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अपनी तरफ से मानते हैं कि जब हमने ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना, लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों जो ब्लॉक हैं वो एक साथ गति करना प्रारंभ करते हैं। हर क्वेश्चन में पहले आपको अपनी तरफ से ये एज्यूम करना है या एजम्पशन आपको लेना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे अर्थात चलेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको एक काम करना है, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो दोनों ब्लॉक एक कंबाइंड सिस्टम होंगे। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो दोनों ब्लॉक मिलकर एक अकेला सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, तो अब बन गया एम प्लस एम। और इन पर इस प्रकार का कोई बाह्य बल लगा है, एक्सटर्नल फोर्स। बहुत ध्यान से समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अगर दोनों ब्लॉक या दोनों पिंड या दोनों वस्तुएं एक साथ चलेंगी तो इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान सकते हो। जब सिंगल बॉडी मानोगे तो टोटल मास क्या होगा, एम प्लस एम, और फोर्स क्या हो गया, एफ हो गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड, हम लोग निकालेंगे कंबाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, संयुक्त त्वरण, कंबाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, निकाय का संयुक्त त्वरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी, इसको बोलते हो कंबाइंड एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का फार्मूला आप लोग जानते हो, एसी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे, दोनों बॉडीज का संयुक्त त्वरण यानी कंबाइंड एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 4, क्लियर। स्टेप नंबर 4 हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब जिस बॉडी पर फोर्स लगाया गया है उसको छोड़कर जो दूसरी वाली बॉडी है या जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसके एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। बस यहां पर थोड़ा ध्यान आपको देना है। अगर लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगा है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि वाय बल हम लोगों ने लगाया है कैपिटल एम पर, तो ये तो बात सही है कि कैपिटल एम चलेगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह किस बात पर है, क्वेश्चन इस बात पर है कि क्या स्मॉल एम भी कैपिटल एम के साथ चलेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक्सीलरेशन अब किसका निकालेंगे, स्मॉल एम का। ठीक है, तो हम लोग ये निकालेंगे कि स्मॉल एम का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है, जिसको अधिकतम त्वरण कहा जाता है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन, अधिकतम त्वरण ऑफ सेकंड ब्लॉक, दूसरे वाले ब्लॉक का अधिकतम त्वरण। दूसरे वाले ब्लॉक का यहां पर मतलब क्या है, स्मॉल एम से, तो हम लोग स्मॉल एम का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे। सभी लोग जानते हो एक्सीलरेशन निकालने का फार्मूला, ए मैक्स इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन एम। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमको ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये जो एफ मैक्स है ये कौन सा फोर्स है जो स्मॉल एम वाली बॉडी को मूव कराएगा। अच्छा ये बताओ, कैपिटल एफ फोर्स किस में लगा है, कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा है कैपिटल एम पर, नीचे वाली बॉडी पर,
ऊपर वाली बॉडी पर तो कोई वाई बल हमने लगाया नहीं, ना उसको हमने खींचा, तो ऊपर वाली बॉडी को केवल कौन चलाएगा? तो आंसर है फ्रिक्शन। ऊपर वाली बॉडी को कौन चलाएगा? तो आंसर क्या है? घर्षण बल। ऊपर वाली बॉडी को कौन चलाएगा? आंसर है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। तो वाई बल हमने किस में लगाया? नीचे वाली बॉडी पर, लेकिन ऊपर वाली बॉडी को चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर होगा, कौन सा बल आवश्यक होगा? तो उसका नाम है केवल घर्षण बल, दैट मीन्स ओनली फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी मैक्सिमम फ्रिक्शन को बच्चों हम लोगों ने क्या लिखा है? एफ मैक्स। इसी को आप लोग सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हो। तो यहां पर हमने लिख दिया वेयर एफ मैक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। क्लियर? किस पर? स्मॉल एम मास पर, ऑन स्मॉल एम ब्लॉक। ठीक है, और सभी लोग जानते हो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला एफ मैक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों म्यू एस एम जी। क्लियर? म्यू एस क्या? इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहां पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम लोगों ने म्यू1 लेट किया है, तो यहां पर आप म्यू1 रख सकते हो। न्यूमेरिकल लगाओगे तो कोई वैल्यू दी होगी। स्मॉल एम क्या है? मास, और जी जानते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वैल्यू को निकालकर हम लोग यहां पर रख देंगे। ये बात सबको समझ में आई कि ए मैक्स कैसा आएगा? ए मैक्स निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो एफ मैक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी? म्यू एस एम जी अपॉन एम। एम से एम बच्चों हो गया कैंसिल, तो ए मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? म्यू एस जी। ए मैक्स बराबर हमारे पास में क्या आ गया? म्यू एस जी। इतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन अर्थात अधिकतम त्वरण ऊपर वाले ब्लॉक का होगा। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसके स्टेप्स को बारी बारी से कायदे से सीख गए तो आपको स्वाभाविक है कि कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग स्टेप्स को पहले कायदे से समझें, तब न्यूमेरिकल में हम लोग चलेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ए मैक्स हम लोग निकाल लेंगे। तो बताओ ये ए मैक्स कौन सा एक्सीलरेशन है बच्चों? ये ए मैक्स वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, अधिकतम त्वरण है जो ऊपर वाला ब्लॉक प्राप्त करेगा। ऊपर वाले का मतलब कौन सा? स्मॉल एम। क्योंकि हमने फोर्स किस पर लगाया, यहीं पर आपको थोड़ा ध्यान देना है टाइम देकर के। हम लोगों ने फोर्स किस पे लगाया? कैपिटल एम पर। लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक को केवल कौन खींचेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन उसको जो एक्सीलरेशन देगा, वो एक्सीलरेशन हमारे पास में क्या है? म्यू एस जी। कौन सा एक्सीलरेशन है? म्यू एस जी। अब आप समझिए, कंबाइंड एक्सीलरेशन है एसी, कैपिटल एम और स्मॉल एम का संयुक्त त्वरण जिसको कंबाइंड एक्सीलरेशन कहा जाता है, वो क्या है? एसी। एसी का मींस कंबाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। और ए मैक्स क्या है? ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन। ए मैक्स क्या है? ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन इतना है कि वो आसानी से कंबाइंड एक्सीलरेशन को मेंटेन कर लेता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर स्मॉल एम ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है, स्मॉल एम ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है, अगर वो इतना सफिशिएंट है कि वो पूरे ब्लॉक के एक्सीलरेशन को मेंटेन कर लेता है, ठीक है ना? अगर पूरे ब्लॉक के एक्सीलरेशन है एसी और ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सीलरेशन है ए मैक्स, तो अगर ए मैक्स एसी से क्या हुआ? ज्यादा। अगर ए मैक्स एसी से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। फॉर द एग्जाम्पल आप समझ लो, अगर पूरे ब्लॉक के एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू आती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आती है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ए मैक्स आया है स्मॉल एम का एक्सीलरेशन, वो केवल है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ऊपर वाले ब्लॉक और पूरे सिस्टम, पहले पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल एम और कैपिटल एम को मिला करके जब एक बॉडी मानी, सिंगल बॉडी, तो इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ चलने के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एग्जाम्पल के तौर पे जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो 5 तक नहीं पहुंच पाएगा। बताओ, 3 इज लेस देन 5।
मेरी बात सबको समझ में आ रही है। स्मॉल m का एक्सीलरेशन अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पूरी बॉडी का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन, अधिकतम त्वरण तो केवल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, जबकि साथ चलने के लिए पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तो वो तो कम है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे? आंसर है दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई? और अगर पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन है 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुल मिलाकर 5 से ज्यादा, तो ऊपर वाला ब्लॉक आसानी से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मेंटेन कर लेगा और दोनों बॉडी एक साथ चलेंगी। बात आपको समझ में आ गई? तो कब दोनों बॉडी एक साथ चलेंगी? हमने आपको क्या कंडीशन बताई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपसे बताई कि अगर AC कंबाइंड एक्सीलरेशन ज्यादा है, किससे? A मैक्स से। A मैक्स किसका एक्सीलरेशन है? अपर ब्लॉक का। AC किसका एक्सीलरेशन है? पूरे सिस्टम का। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूरे एक्सीलरेशन से, नेट एक्सीलरेशन से छोटा है, तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे। बोथ ब्लॉक्स डू नॉट मूव्स टुगेदर। इसका मतलब हुआ बोथ ब्लॉक्स मूव्स सेपरेटली। क्लियर? दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। और अगर कंबाइंड एक्सीलरेशन AC लेस देन है A मैक्स से, इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, मींस बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। बोलो बच्चों, बात आपको समझ में आ गई? कैसे आप पहचानोगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे? इसका एक तरीका है, पहले आप पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लें, उसको AC कह दें, फिर आप उस ब्लॉक के एक्सीलरेशन निकाल लें जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, जिस पर केवल फ्रिक्शन यानी घर्षण लगा है। तो अगर उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम के एक्सीलरेशन से कम रह जाता है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे, अलग अलग त्वरण से चलेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ऊपर वाले ब्लॉक का केवल वो मतलब है ऐसा ब्लॉक जिसको केवल फ्रिक्शन चलाए, ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर वाला ही होगा, ऐसा ब्लॉक जिसको केवल घर्षण चलाता है, अगर उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कंबाइंड एक्सीलरेशन से ज्यादा है, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि दोनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगी, अर्थात दोनों पिंड एक साथ चलेंगे। बोलो, बात सबको क्लियर हो गई? सारे स्टेप सबको समझ में आ गए? क्या क्या इसके स्टेप हैं? सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं, फिर दोनों को एक कंबाइंड बॉडी मान लेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालेंगे इस फार्मूले से। फिर क्या करेंगे? जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगा है, केवल फ्रिक्शन लगा है, उसका अधिकतम त्वरण ज्ञात करेंगे A मैक्स। A मैक्स के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? F मैक्स। और F मैक्स कैसे निकलता है जानते हो? μs mg, m से m कैंसिल, तो ये आ गया μg या μsg। तो अगर A मैक्स इज इक्वल टू μsg की वैल्यू, A मैक्स इज इक्वल टू μsg की वैल्यू अगर कंबाइंड एक्सीलरेशन से लेस देन है, तो दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलेंगे। इस बात को कॉपी में नोट करके, अंडरलाइन करके अच्छी तरह मेंशन कर लीजिए कि अगर A मैक्स लेस देन है कंबाइंड एक्सीलरेशन से, तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। लेकिन अगर A मैक्स ज्यादा है कंबाइंड एक्सीलरेशन से, तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। नोट कर लें बच्चों, इसको क्लियर हो गया बच्चों? तो इस प्रकार हम लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में ये पता कर सकते हैं कि बॉडीज एक साथ मूव करेंगी या फिर एक साथ मूव नहीं करेंगी। ठीक है, सारी कंडीशंस आपको क्लियर हो गई, सारे स्टेप भी आपको क्लियर हो गए। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हमको करनी हो 2 ब्लॉक सिस्टम की, तो उसमें ये सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगा के देखते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम लोगों ने अज्यूम किया कि जैसे हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक है, उसका मास है 20 kg, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है जिसका मास है 10 kg, और 20 kg पर 90 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया। ये कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज। और अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4
और लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्स किस पर लगा है? 20 kg पर। फोर्स किस पर लगा है? 20 kg पर। और हमको ये पता करना है कि फाइंड एक्सीलरेशन, मीन्स त्वरण निकालें, एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सीलरेशन ब्लॉक पर फाइंड आउट करना है। पूरा क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? सेम वही प्रॉब्लम है, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया गया, आपको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। अगर दोनों एक साथ चलें तो दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन, अगर दोनों अलग अलग चलें तो दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन, और साथ में आपको क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स अर्थात घर्षण बल आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम ये अपनी तरफ से मान लें कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं। तो पहले हम लोगों ने यहां क्या लिखा? नाउ एज्यूम दैट या लेट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। पहला स्टेप याद है ना सभी लोगों को? पहला स्टेप क्या था कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो दोनों ब्लॉक मिलकर एक कंबाइंड सिस्टम बना लेंगे। 20 kg और 10 kg दैट इज इक्वल टू 30 kg, और फोर्स कितना हो गया? 90 न्यूटन, 90 न्यूटन का बाह्य बल। और अब आप लोगों को निकालना है कंबाइंड एक्सीलरेशन। सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या किया था? संयुक्त त्वरण निकाला जाए, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, निकाय का संयुक्त त्वरण, पूरे निकाय का त्वरण। ठीक है, कंबाइंड एक्सीलरेशन का फार्मूला आता है AC इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन m प्लस m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M क्या है? टोटल मास, और स्मॉल m क्या है? कौन सा मास? जो अपर ब्लॉक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो F एक्सटर्नल कितना है? 90, और कैपिटल M प्लस m कितना? 30। तो ये वैल्यू हमारे पास में बच्चों कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि अगर दोनों ब्लॉक मिलकर एक सिंगल ब्लॉक बनाएंगे, अगर दोनों वस्तुएं मिलकर एक अकेले ब्लॉक का निर्माण करेंगी, या इनको एक सिंगल निकाय माना जाए, एक कंबाइंड सिस्टम माना जाए, तो पूरे का एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हो उसको छोड़कर जो दूसरा वाला ब्लॉक हो, आप लोग उसके एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फोर्स लगा किस पर है? 20 kg पर। किस पर फोर्स नहीं लगा? 10 kg पर। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 kg के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या ये एक्सीलरेशन कंबाइंड एक्सीलरेशन से कम है या फिर ये एक्सीलरेशन कंबाइंड एक्सीलरेशन से ज्यादा है। तो क्या हम लोग करें बताएं? अब हम लोग एक काम करेंगे, 10 kg वाला जो ब्लॉक है और 20 kg वाला ब्लॉक, पहले इसके बीच में क्या निकाल लें? फ्रिक्शनल फोर्स अर्थात घर्षण बल। तो हम लोग निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 20 kg। 10 किलोग्राम की बॉडी और 20 किलोग्राम की बॉडी के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात सीमांत घर्षण भी कहा जाता है, F मैक्स। और F मैक्स इज इक्वल टू होता है म्यूएस mg। क्लियर? म्यूएस की वैल्यू हमको बच्चों कितनी दी है? 0.4। मास कितना दिया है? 10 kg, और g की वैल्यू भी कितनी? 10। तो ये आया 4/10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आया 40 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स 10 kg और 20 kg पर लग रहा है? तो पता चला 40 न्यूटन का बाह्य बल 5 किलोग्राम, मतलब 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम वाली बॉडी के बीच में लग रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब एक काम किया जाए, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन काउंट किया जाए। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक।
10 kg वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा? तो फार्मूला क्या लिखोगे? ए मैक्स इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन मास। मास का मीन्स कितना? 10। तो बताइए एफ मैक्स कितना है? 40, और हमने 10 का डिवीजन किया तो कितना एक्सीलरेशन आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द ए मैक्स। ये भी स्टेप आपको क्लियर हो गया। जो अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट में स्टेप्स बताए हैं वही सारे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं क्वेश्चन में, और आप देख रहे होंगे आंसर किस प्रकार निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर ए मैक्स आ गया। ए मैक्स किसका एक्सीलरेशन है? 10 kg का। और पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है? पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस कंबाइंड एक्सीलरेशन जो है ए मैक्स, जो सिंगल ब्लॉक का एक्सीलरेशन है, सॉरी, ए मैक्स, वो ज्यादा है किससे? कंबाइंड एक्सीलरेशन मींस एसी से। ए मैक्स कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मीन मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी बॉडी को अगर एक साथ चलना है, 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम दोनों को मिलाकर अगर एक साथ चलना है तो इनका कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना होगा? इनका कंबाइंड एक्सीलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ चलना है, अपर ब्लॉक को लोअर ब्लॉक के साथ चलना है, तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ऊपर वाला ब्लॉक 10 kg वाला ब्लॉक 20 kg वाले ब्लॉक के एक्सीलरेशन को आसानी से प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा। इसका मीन यह हुआ कि जो हम लोगों ने एजम्पशन माना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं वो करेक्ट है। दैट मीन्स बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। ठीक है ना? अर्थात दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। तो हम लोगों ने जो एजम्पशन लेट किया था कि नाउ लेट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, ये बिल्कुल राइट है, एकदम करेक्ट है। दोनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगी। क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया? अभी आपको भले ही ये लग रहा हो कि सर धीरे धीरे बता रहे हैं, किस लिए धीरे बता रहे हैं आप भी जानते हो। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। अगर इसको जल्दबाजी में केवल हम ही करते जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका कोई मायने नहीं है। इसलिए हमने स्पीड पे कंट्रोल रखा है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। क्लियर? तो ये सारी बात हमको समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में अगर 90 न्यूटन का फोर्स आप लोअर ब्लॉक पे लगाओगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। तो एक तो पार्ट हमारा बच्चों हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? उसने कहा था दोनों के एक्सीलरेशन को बताएं। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो जो एक्सीलरेशन 10 का है वही एक्सीलरेशन 20 का है, और वो आंसर है एसी। एसी मींस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला आंसर हमारा क्लियर हो गया। एक्सीलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक क्लियर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक आल्सो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है? छोटा बोल्ड है हमारा, इसलिए अभी हमको उतनी ही जगह में काम चलाना पड़ता है। आगे चल के कभी बड़ा बोल्ड होगा, ठीक है, तब उस पर फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल इतने में ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सबको समझ में आ रहा होगा ना? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, समझ में आनी चाहिए चीज। सारी बात समझ में आ गई। तो एक्सीलरेशन आ गया। अब क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक्स। पहले आप लोग इतना जल्दी से कर लें, ए मैक्स के बाद कंपेयर एसी से और दोनों का एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया बच्चों? नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, एक्सीलरेशन तो फाइंड आउट हो गया, और हमको क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स। रफ कर दें? चलो रफ कर दें। आप कहोगे भी नहीं कि रफ कर दें, तो भी हम रफ कर देंगे। तो भी सर पूछते क्यों हैं? अब देखिए, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा और लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा। बड़ा आसान है। ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक पे हमको क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या निकालोगे? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 10 kg, या पहले 10 kg पर फ्रिक्शन निकाल लो। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 10 kg। तो बताओ 10 kg को कौन चला रहा है? बताओ।
आपने किस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया? लोअर ब्लॉक पे, अपर ब्लॉक पे तो नहीं लगाया ना। लेकिन अपर ब्लॉक को कौन चला रहा है? अपर ब्लॉक को केवल चला रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? तो बताओ, अगर हम इसकी बीडी बनाए 10 kg की, बड़ा सिंपल है बच्चों, ध्यान से समझिए बस आप। ये 10 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। इसका कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है? अभी आपने काउंट किया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर कितना फोर्स हम दें या कितना इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा कि ये वाला ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन मेंटेन कर ले? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? F इज इक्वल टू ma, m की जगह क्या रखोगे? 10, क्लियर। और a मैक्स कितना आया है? बोलो, a मैक्स आया है 4, दैट मीन्स कितने न्यूटन? 40 न्यूटन, है ना। लेकिन ये तब था जब ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन को गेन कर ले। समझ में आया? ये कब का एक्सीलरेशन है? जब ब्लॉक मैक्सिमम एक्सीलरेशन को गेन करे। लेकिन वास्तविकता में ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है, ये गलती मत करना। इसीलिए मैंने करके दिखाया आपको कि ये जो आपने कैलकुलेशन करी है F इज इक्वल टू ma, फार्मूला तो आपने सही लगाया है, लेकिन जो a रखा है 4, वो आप इससे मत कंफ्यूज हो कि a मैक्स है 4। यहाँ जो हमने कैलकुलेशन करी थी, जो रफ कर दिया, वहाँ पर 4 आया था, तो यहाँ पर a की जगह 4 नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की जगह हम लोग 4 ना रख करके a की जगह हम लोग बच्चों क्या रखेंगे? 3। इसका मतलब हुआ हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू ma, बट m की जगह 10 और a की जगह ac का मतलब जो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है। और ये वैल्यू कितने न्यूटन आई हमारे पास? 30 न्यूटन। तो 20 kg, देखो फोर्स किस पर लगाया? 20 kg पर। तो 20 kg कहां मूव करेगा? फॉरवर्ड। तो नेचुरली है कि 10 kg मूव करना चाहेगा, इसके मूव करने की टेंडेंसी होगी बैकवर्ड, लेकिन फ्रिक्शन इसको कहां ले जा रहा है? फॉरवर्ड। फ्रिक्शन इसको कहां ले जा रहा है? फॉरवर्ड। और कितना फ्रिक्शन इस पर लगे कि ये फॉरवर्ड इतने एक्सीलरेशन से चलने लगे? तो उसका आंसर है 30 न्यूटन। अब अगर हम लोग बात करें 20 kg और लोअर ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स अर्थात घर्षण बल बिटवीन 20 kg एंड ग्राउंड, बिटवीन 20 kg एंड ग्राउंड, तो आप फार्मूला क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू म्यू mg। लेकिन इस बात आप ध्यान दें कि म्यू की वैल्यू कितनी है? 0। देयरफॉर द होल आंसर विल बी 0। इसका मतलब लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा? 30 न्यूटन। तो दो आंसर आपके ये हो गए, दो आंसर आपके ये हो गए कि 20 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 kg का एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर कितना घर्षण बल लगेगा? आंसर है 30 न्यूटन। और लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच कितना फ्रिक्शन लगेगा? आंसर है 0। क्लियर हो गया बच्चों? सभी लोग बताएं, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको यह दिखाया कि किस प्रकार अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन को कैसे काउंट किया जाता है। ठीक है, कर लें आप लोग इसको। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। जो लोअर ब्लॉक है इसका मास है 10 kg, ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 5 kg। 10 kg पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो 40 न्यूटन। लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, अपर ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है 0.4। ठीक है, फिर से आपको बताना है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स and frictional force on the blocks। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें, लगाएं अपने आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लें और आगे पहले क्वेश्चन को ट्राई करें। सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करें।
सबसे पहला स्टेप क्या था कि दोनों के लिए ये एजम्पशन लेट करें कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। तो नाउ लेट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। ठीक है, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम माना जाए। अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पीछे एक प्रॉब्लम लगाई है भी। ठीक है, जब दोनों कंबाइंड सिस्टम होंगे तो ये पूरी बॉडी हो जाएगी 15 kg की, 15 किलोग्राम। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 40 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे हम लोग बच्चों? अब हम लोग निकालेंगे कंबाइंड एक्सीलरेशन। तो हम लोग लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ होल सिस्टम, और एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम का फार्मूला क्या होता है? AC इज इक्वल टू F अपॉन M प्लस M। कितना एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास में? 40 न्यूटन का, और ये हुआ 15। कितना हुआ ये बोलिए? 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन आ गया इस पूरे सिस्टम का। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग? उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना चाहेंगे जिस पर फोर्स नहीं लगा है, जिस पर केवल फ्रिक्शन है। तो वाह बल किस पर लगा है? एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर। तो फ्रिक्शन केवल किस पर लगा होगा? ऊपर वाले ब्लॉक पर। तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन निकाल लें। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड 10 kg, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बीच में अधिकतम घर्षण बल कितना होगा? तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी को बोलते हो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। F मैक्स इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू की वैल्यू कितनी है? बोलो 0.4। मास कितना आपको दिया है? 5, और g की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये आया 4/10 इंटू 5 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हमारे पास में आ गया? 20 न्यूटन। क्लियर? अब आप लोग एक काम करोगे, 5 kg का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालोगे। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, 5 किलोग्राम वाले पिंड पर कितना अधिकतम घर्षण होगा? तो 5 kg पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा बेटा? ठीक है ना, एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन तो निकाल लिया है, और एक्सीलरेशन का फार्मूला आप क्या लगाओगे? A मैक्स इज इक्वल टू F मैक्स अपॉन M। तो F मैक्स कितना है? 20। क्लियर? और A मैक्स किसका निकाल लो? 5 का। तो A मैक्स आपके पास में कितना आया? A मैक्स आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए आ गया A मैक्स, ये हमारे पास में आ गया AC इतना। अब हमको क्या पता चला कि पूरा सिस्टम किस एक्सीलरेशन से चलेगा? 2.66। और ऊपर वाले ब्लॉक को जब FC, जब फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा तो वो मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन गेन करेगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला ब्लॉक आसानी से इतने एक्सीलरेशन को प्राप्त कर लेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। यहां पर लिख दिया जाए। क्या लिखोगे बोलो? यहां पर हमारे पास AC कितना है? 2.66, और A मैक्स है 4। तो A मैक्स इज ग्रेटर देन AC। A मैक्स की वैल्यू क्या आई है? A मैक्स की वैल्यू आई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी आई है? AC की वैल्यू आई है 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। दोनों जो ब्लॉक होंगे वो एक साथ चलेंगे। तो दोनों ब्लॉक जब एक साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा? 2.66। तो पहला तो आंसर आपका क्लियर हो गया कि अगर हमसे कहा जाए एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, तो एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg भी कितना होगा? 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हमसे कहा जाए एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, तो 5 kg का भी एक्सीलरेशन कितना होगा? 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर योर फर्स्ट आंसर। ये आपके लिए पहले आंसर आ गए जो कि आपको फाइंड आउट करना था एक्सीलरेशन। ठीक है, और क्या निकालना था बताएं? और निकालना था फ्रिक्शन फोर्स। इतना तो सबको समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे स्टेप क्लियर हो गए। पहले दोनों बॉडी को क्या मानते हो? सिंगल बॉडी। पूरी सिंगल बॉडी का क्या निकालोगे? सिस्टम का एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन को कंपेयर कराओगे किसके साथ? मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक
इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। उस ब्लॉक के एक्सीलरेशन से कंपेयर कराओगे जिस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया गया है, ध्यान रखना। और अगर वो एक्सीलरेशन जो है उस ब्लॉक के एक्सीलरेशन कंबाइंड एक्सीलरेशन से कम है तो दोनों अलग अलग चलेंगे, और अगर उसका एक्सीलरेशन कंबाइंड एक्सीलरेशन से ज्यादा है इसका मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। और उसके बाद में हमको क्या निकालना है, उसके बाद में हमको निकालना है दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन, तो वो तो हमारे पास पहले से ही है 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलें अब क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स। रब कर दिया जाए, इसको रब कर दें, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जब हम इसको रफ करेंगे तो बच्चों ये ऐसे रफ होगा हैं, जब हम इसको रफ करेंगे तो ये ऐसे रफ होगा। देखो कहीं कहीं इंक रह जाती है ना रफ करने पे, हैं, ये चैप्टर का इफेक्ट है। क्या पढ़ रहे हो, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण पूरी इंक गायब नहीं होती है ना। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब निकाला जाए दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा, दोनों के बीच में कितना घर्षण बल कार्य करेगा। अलग अलग फ्रिक्शन निकाले हैं। तो 5 किलोग्राम की एफबीडी बनाते हैं। जब 5 किलोग्राम की एफबीडी बनाओगे, दिस इज 5 kg, आगे की ओर एक्सीलरेशन है कितना इसका 2.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इस पर घर्षण बल निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 5 kg, तो ये फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू MA। बस यही ध्यान देना है, M की जगह क्या रखोगे 5 और A की वैल्यू कितनी थी 2.66 मीन्स 40/15, 40/15। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, 40/3 न्यूटन। क्लियर, पॉइंट में करना हो तो पॉइंट में लिख देना। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, नीचे वाले ब्लॉक पर लगने वाला, नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg एंड फ्लोर या ग्राउंड। तो आप फ्रिक्शन का फार्मूला फिर से क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू म्यू mg, बट इस बार म्यू क्या है 0, सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0, दैट मीन्स F इज इक्वल टू 0। कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। 40 किलोग्राम पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, किसके कारण, ग्राउंड के कारण। हाँ, ऊपर वाले ब्लॉक से लग रहा है, इस बात को ध्यान देना किसी भी क्वेश्चन में हो। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोज होता है। पहले आंसर लिख लो, पहले ये आंसर लिख लो। ऐसा नहीं है कि 10 किलोग्राम पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, 10 किलोग्राम पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो कहते सर ये क्या है, F बराबर 0। अरे ये किसके किसके बीच फ्रिक्शन 0 है, 10 kg और सरफेस के बीच, 10 किलोग्राम और सरफेस के बीच फ्रिक्शन 0 है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन 10 किलोग्राम पे फ्रिक्शन है। फिर वही बात सर, दो बातें कह दी आपने, अरे समझो तो बताएं। चलो मैंने सोचा शायद पता हो, कुछ बच्चों को पता भी है, जिनको नहीं पता, जिनके दिमाग से है लापता, वो इसको कर लें अब पता। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, समझो मेरी बात को ध्यान से। 10 kg वाला ब्लॉक, इसी डायग्राम में बता दें, क्या बता दें, 10 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लग रहा है आगे, तो 10 kg वाला फोर्स के साथ साथ जाएगा। न्यूटन्स लॉ कहता है जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। अच्छा, जब 10 किलोग्राम आगे जाएगा तो 5 किलोग्राम की टेंडेंसी है कि उसको पीछे जाना चाहिए। ऐसे खींच रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक को खींचो, 2 किताबें एक के ऊपर एक रख दो, 2 बुक, मार्कर हैं, बुक नहीं है, 2 बुक एक के ऊपर एक हम रख दें ऐसे। तो नीचे वाली बुक को अगर हम खींचे आगे तो ऊपर वाली बुक कहाँ भागेगी, पीछे, बैकवर्ड। ऐसा होना चाहिए, कभी प्रैक्टिकल करके देखना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वो तो अलग बात है। तो हमने आपसे बोला कि 10 kg वाले ब्लॉक को, दिस इज द 10 kg ब्लॉक, अलग से कर देगा, ये 10 kg वाले ब्लॉक को आगे की ओर जब खिसकाया तो 5 kg वाला जो ब्लॉक है वो एजम्पशन के बाद हमको पता चला कि साथ साथ चलेगा ऐसे। यानी इस पर फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फॉरवर्ड। 5 किलोग्राम पर फ्रिक्शन, 10 किलोग्राम के कारण, अरे 10 किलोग्राम पर जो फोर्स लगाया F, इसके ड्यू टू 5 kg पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, स्मॉल f, फॉरवर्ड।
5 kg पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड, तभी तो ये आगे साथ साथ जा रहा है। नहीं समझ पाए मेरी बात को, अरे फिर से समझो, मन लगा के समझो, बुद्धि लगा के समझो। 10 kg पर फोर्स लगाया आगे, तो नॉर्मल टेंडेंसी तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक पीछे जाना चाहिए, लेकिन गया तो नहीं, दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। तो एक साथ चलने का मतलब ये पीछे कहाँ जा रहा है, ये तो आगे जा रहा है ना। और ये आगे क्यों जा रहा है, फ्रिक्शन के कारण, इस पर फ्रिक्शन केवल लग रहा है, और वो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड। और किसने लगाया, इसने लगाया। किस पे लगाया, इस पे लगाया। कहाँ लगाया, इधर लगाया। और फोर्स कभी सिंगल नहीं होता, फोर्स हमेशा पेयर में होता है, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। तो जब 10 kg ने 5 kg पर फोर्स लगाया आगे, तो 5 kg 10 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे। यानी 10 kg पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है, और वो है पीछे, स्मॉल f। तो ये वाला फ्रिक्शन 10 ने लगाया 5 पे आगे, और ये वाला फ्रिक्शन 5 ने लगाया 10 पे पीछे। बात समझ में आ गई। और ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0, तो 10 kg और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ये लिखा है फ्रिक्शन 0। ऐसा नहीं कि 10 kg पे फ्रिक्शन नहीं होगा, अरे होगा, फिर वहीं घूम फिर के लौटाओगे क्या। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 10 kg के मूव करने की टेंडेंसी है आगे, और कैलकुलेशन से हमको पता चला कि 5 kg भी कहां जाएगा, आगे। तो 5 kg को कौन चला रहा है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां है, फॉरवर्ड यानी आगे। और जब इस पर फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड, तो ये इस पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा, बैकवर्ड, पीछे है। और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है, 0। तो इस प्रकार कुछ कैलकुलेशन हुई फ्रिक्शन की, जो कि बड़ी ईजियर है। सबको सब तरीका समझ में आ गया। अगर हम FBD बनाए तो समझ जाओगे, समझ लेना। अगर हम FBD बनाएं तो समझ जाओगे, अगर हम FBD बनाएं तो समझ जाओगे। तो सर बना दीजिए, फिर समझा ही दीजिए, आखिर ऐसा बता दीजिए कि हम समझ जाएं। तो लो बेटा समझो तुम, बड़ा सिंपल है। अगर हम FBD बनाएं तो 5 kg की FBD देखो जरा, 5 kg पर एक ही फोर्स लग रहा है F, एक ही फोर्स लग रहा है स्मॉल है, कोई फ्रिक्शन का फ्रिक्शन, और ये एक्सीलरेशन है। और अगर हम 10 kg की FBD बनाएं बच्चों, तो कैपिटल F फॉरवर्ड, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड, और एक्सीलरेशन फॉरवर्ड। देखो तो सारी बातें आ गई। दीज आर द FBD ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फ्री बॉडी डायग्राम। उस लोग कह रहे हैं बार बार क्या बोल देते हैं FBD। तो FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। किसी बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हो उन सबको दिखा देना, उसी को बोलते हो फ्री बॉडी डायग्राम। तो दिखा तो दिया, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो बड़ी सिंपल चीज है। तो ऐसा नहीं है कि 10 kg पे फ्रिक्शन 0 है, 10 kg पे ग्राउंड का फ्रिक्शन 0 है, लेकिन 10 kg पर 5 kg का फ्रिक्शन 0 नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे यार वैसा आंसर लिख करके आना, बड़ा ही सिंपल तरीका है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, 2 बॉडी प्रॉब्लम। क्लियर, सभी को आंसर समझ में आ गया। नोट कर लें अच्छे बच्चों की तरह, और तैयारी करें और मन लगाएं चीजों को समझने में। जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनके पहले स्टेप्स मैंने आपको बताए, और फिर इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, इनके क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी हम लोगों को 2 ब्लॉक सिस्टम में पढ़ने के लिए। आगे आने वाले वीडियो जिसके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो IIT के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में और भी अन्य एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 11th के कोर्स में तो इंपॉर्टेंट हैं ही। तो आप लोग इनको पढ़ करके लाभ उठाएं और इन सारी चीज़ों को सीखें। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और लेक्चर को यहीं से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 बॉडी प्रॉब्लम के पार्ट 2 को लेकर के जल्दी से ही आएंगे और आपको इसके अलावा जो अतिरिक्त प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करा के बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तब तक आप लोग इनका रिवीजन करें, तैयारी को करते रहें और मन लगा करके पढ़ाई करें, जिससे कि आप लगातार अपने एग्ज़ाम में सफल हों और आगे की ओर बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके पार्ट 2 को लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।